नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सबसे पहले वो खुशखबरी जो आपको जाननी चाहिए, वो खबर जो आपके लिए जरूरी भी है और सुकून देने वाली भी। आज भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में नया आयाम गढ़ा है। कोरोना के खतरे के बीच भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जो वाकई बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को बधाई दी है। 75 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर भारत की जनता को बधाई देते हुए लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। चलिए अब इस खबर को समझिए। 94 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है और लक्ष्य को दिसंबर के आखिरी तक हासिल कर लेना है। कोरोना से जंग जीतना है तो टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है और अभी तक 75 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, यानी कि 75 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मतलब भारत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। रिकॉर्ड टीकाकरण के पीछे सरकार की बेजोड़ प्लानिंग है। भारत में पहला टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को लगाया गया था और 9 महीने में भारत ने 75 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आईसीएमआर के हालिया शोध बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक भी टीका लगा है तो उसकी कोरोना से मौत की आशंका 97% कम हो जाती है। चलिए बढ़ते आगे। इधर बिहार में भी 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण उस कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। अब इस खबर को समझिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और कई इलाकों में केस भी बढ़ रहे हैं। मामले धीरे धीरे अब जो कोरोना के केस है वो बढ़ने लगे हैं। ऐसे में टीकाकरण ही सबसे कारगर उपाय है। कोरोना से जंग जीतना है तो टीकाकरण बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र, केरल में भी आंकड़ों में अब वृद्धि दर्ज की जा रही है। लगातार अब जो संक्रमित मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी देखिए कई पर्व और त्योहार हैं, बाहर से बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द टीका ही राहत देगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है और बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ को टीका का टारगेट है। बिहार में 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है, यानी 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और बिहार में टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत है वो 21 जून 2021 से की गई थी, यानी 3 महीने में भी बिहार लक्ष्य के करीब है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अगली खबर की ओर। बख्तियारपुर का नाम नहीं बदलेगा और बख्तियारपुर का नाम बरकरार रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नाम बदलने के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया है। पहले मुख्यमंत्री का वो बयान सुनिए, फिर खबर को समझिए। कई शहरों में नाम में बदलाव के बाद अब बिहार की राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। नाम बदलने की मांग को लेकर पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो बड़े ही सधे अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीजें सब। मतलब नीतीश कुमार बख्तियारपुर का नाम बदलने के मूड में नहीं है। बख्तियारपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म स्थान है।
ऐसे में बख्तियारपुर का नामकरण मुख्यमंत्री के नाम पर करने की मांग बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से उठाई गई है। निश्चित रूप से बख्तियारपुर का नाम बदलना जाना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिजली नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और वहाँ के कालाल जो बिहार का विकास पुरुष है उसका नाम बख्तियारपुर का नीतीश नगर हो या स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर श्रीभद्र याजी वहाँ थे स्वतंत्रता सेनानी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी थे स्वतंत्रता सेनानी, या तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो या नीतीश नगर उसका नाम रखा जाए। दरअसल बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी है। वही बख्तियार खिलजी जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया था और भारतीय संस्कृति का अपमान किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि नीतीश कुमार ने नाम बदलने की मांग को खारिज करते हुए क्या कहना चाहा है। इतिहास के मुताबिक प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। कई देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। मतलब बख्तियारपुर एक आताताई के नाम पर है। लेकिन यह भी सच है कि बख्तियारपुर से निकले सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए काफी कुछ किया है। इससे एक दिलचस्प वाकया भी जुड़ा हुआ है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। कलाम उस समय जिले में एक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास करने आए थे और नीतीश कुमार उस समय केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और कलाम ने उनसे नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की चर्चा की थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने इसकी स्थापना की पहल की। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दोबारा पढ़ाई सितंबर 2014 में शुरू हुई और तब से लगातार काम हो रहा है। मतलब बख्तियारपुर से निकले एक व्यक्ति ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया तो दूसरे ने आबाद किया। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। क्या अब बिहार में अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं? अगर नहीं तो हाईकोर्ट को यह निर्देश क्यों देना पड़ा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जाए? और कोर्ट के आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन को लोगों से घुसपैठियों की जानकारी देने की अपील क्यों करनी पड़ी? किशनगंज को लेकर 1961 से लेकर 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े भी बेहद हैरान करने वाले और यही आंकड़े किशनगंज में घुसपैठियों के ठिकाने के दावे को मजबूत करते हैं। किशनगंज जिला प्रशासन की ओर से जारी यही वो पत्र है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 18 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन ने यह पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि इलाके में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दें ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। लेकिन इस पत्र पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। कई जगह कई अंदाज से पत्र निकाला गया है। यहाँ कहीं बांग्लादेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहीं विदेशी का इस्तेमाल किया गया है। अवैध रूप से जो लोग भी रह रहे हैं हम खुद उसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी शब्द लिख करके उस क्षेत्र में बांग्ला भाषी बोलने वाले मुसलमानों को कहीं न कहीं छींटाकशी करने की कोशिश नाजायज की जाती है। भले ही वे अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हरेंद्र प्रताप जो पिछले कई सालों से घुसपैठियों पर काम कर रहे हैं, वे आंकड़ों के साथ दावा कर रहे हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। जो किशनगंज कभी हिंदू बाहुल इलाका था, 1961 के बाद किशनगंज में मुसलमानों की आबादी में देश भर में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। देश भर में मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ के बाद भी 3.54 बढ़ी है और बिहार में भी 3.39 बढ़ी है। लेकिन किशनगंज प्रॉपर जो प्रखंड है वहां जनसंख्या लगभग 15% मुस्लिम की बढ़ गई है। तो ये स्वाभाविक है कि ये भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या तो नहीं है, ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं।
तो 1961 के बाद किशनगंज में एक धर्म विशेष की आबादी की तस्वीर बदलती चली गई और जब कोर्ट के निर्देश पर घुसपैठियों की पहचान का काम भी किशनगंज से शुरू हुआ है, तो बीजेपी नेता जहां घुसपैठियों को हर हाल में बाहर भेजने की बात कह रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच और पहचान के पक्ष में समर्थन में खड़े हैं। पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं, आपके दरभंगा में भी ऐसे लोग हैं, घुसपैठी और देशद्रोही जो भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो निकाल बाहर किए जाएंगे। अवैध कहीं भी कोई हो, अवैध हो तो अवैध रह रहा है तो जांच होनी चाहिए। कौन आदमी है, कहाँ से आया है, कैसा आदमी है, और उसमें किसी धर्म और जात से मतलब नहीं है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म है और ऊपर से अब घुसपैठियों की पहचान की कवायद पर बिहार के सियासी गलियारे में जुबानी जंग और तेज कर सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। अब इस खबर को समझिए। दरअसल सीमांचल में 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया सीमांचल के जिले हैं और ये चारों जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। चारों जिलों में घुसपैठ की खबरें सामने आती रहती हैं। घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी घुसपैठ का सीधा असर पड़ता है और इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से बिहार पर बोझ भी बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से योजनाओं पर भी असर पड़ता है। सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और सीमांचल में बहुसंख्यकों की पर हमले की भी घटनाएं बढ़ी हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि घुसपैठियों से बिहार के विकास में बाधक है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। आज डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर सभी दलों के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर नजर आए। आरजेडी ने बढ़ चढ़कर रघुवंश बाबू के लिए सम्मान की मांग की, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये है कि पहले सम्मान नहीं तो अब सम्मान की बात क्यों? ये डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की शख्सियत ही है कि उनकी पहली पुण्यतिथि पर सियासत के दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने मुजफ्फर पहुंचे। उनकी शख्सियत की ताकत ही है कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनका कद ही है कि सियासत के धुर विरोधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर तेजस्वी ने ये मांग दोहराई कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम पर राजकीय समारोह घोषित हो, साथ ही दोनों की प्रतिमा लगाई जाए। जेटली जी नेता रहे, वित्त मंत्री रहे, बिहार के नहीं दिल्ली के रहे, उनका मूर्ति बिहार में स्थापित किया गया। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भारत सरकार के मंत्री रहे, ठीक है, लेकिन रामविलास पासवान जी और आदरणीय रघुवंश बाबू का भी सरकार को घोषणा करना चाहिए कि मूर्ति स्थापना हो। तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद की उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जिसके जरिए उन्होंने बिहार सरकार से अपनी खास इच्छा जाहिर की थी। बातें तो लोग करें, लेकिन सच्चा श्रद्धांजलि वही होगा जब रघुवंश जी के इस काम और आखिरी चिट्ठी के मांग को पूरा किया जाए। दिल्ली से पटना तक और दूसरे शहरों में रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके आदर्शों को आरजेडी याद कर रही है, लेकिन यह भी सच है कि अंतिम वक्त में रघुवंश बाबू ने आरजेडी से किनारा कर लिया था, जिसे बीजेपी और जेडीयू दोनों याद दिला रहे हैं। आप स्वाभाविक रूप से देखते होंगे कि जो उनकी उदारशीलता थी, जो शब्दावली उनका है क्षमा, 33 शब्द उनके पूरे व्यक्तित्व को चरितार्थ करता है। इसलिए आप निश्चित रूप से ये भरोसा मैं बिहार की जनता ने देश की जनता को देना चाहता हूँ कि समाजवादी आंदोलन के वो आइकॉन हैं, उनके पुत्र हमारे साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो भी अरमान हैं, वो जो भी सक्षम नीतियाँ हैं, उन नीतियों के आधार पर सरकार जरूर उस पर लगातार संवेदनशील है। तिथि के अवसर पर राजद कार्यालय में वो रघुवंश बाबू का प्रतिमा लगा करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें और नाटक नहीं करें, सरकार से मांग नहीं करें। पहले वो एक आदर्श स्थापित करें, उनके प्रतिमा को अपने कार्यालय में लगा करके और अपने होर्डिंग और बैनर पर वो जगह दें। समाजवादी नेता
सहज स्वभाव वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर रही है। उन्हें मनरेगा का असली शिल्पकार भी माना जाता है। पिछले साल आज ही के दिन कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनका निधन हो गया था। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। दरअसल पुराने नेताओं के नाम पर तेजस्वी सियासत कर रहे हैं और सच तो ये है कि अंतिम समय में दोनों नेताओं ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। रामविलास पासवान ने 2014 में ही लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने के लिए लालू को छोड़ दिया था और रामविलास पासवान का निधन होने तक मोदी सरकार में मंत्री रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी आखिरी वक्त में आरजेडी छोड़ दिया था। अस्पताल से लालू को पत्र लिखा था और तेजस्वी ने कहा था कि एक लोटा पानी निकल जाने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा। मतलब दोनों नेता आखिरी वक्त में आरजेडी को अलविदा कह चुके थे। ऐसे में प्रतिमा की मांग सियासत नहीं तो और क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और भूपेंद्र पटेल पर बीजेपी ने क्यों भरोसा जताया, पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के भारतना सार्वभौमत्वनु अने इस शपथ के साथ ही भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनका अनुकरणीय कार्य देखा है। चाहे वह बीजेपी संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में, वह निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को मैंने शुभकामनाएं दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।